नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय शब्द विचार। इस अध्याय का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने शब्द विचार की परिभाषा और उनको कितने आधारों पर बांटा गया है उसका वर्णन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार को व्युत्पत्ति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा आधार, व्युत्पत्ति यानी रचना। ऐसे शब्द जिनको बनाने के लिए हम बांटते हैं, यानी उन शब्दों की जब हम रचना करते हैं, रचना का अर्थ मतलब शब्दों की बनावट से है, उसकी व्युत्पत्ति से है कि हम उसको किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो किसी शब्द की संरचना कैसे हुई है, इस आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो ये 3 इसके भाग हैं जिनको रचना के आधार पर बांटा गया है। पहला शब्द है रूढ़ शब्द। इनकी बनावट कैसे करते हैं? जैसे परंपरागत रूप से हम देख चुके हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ लिए हुए होते हैं, उनका एक विशेष अर्थ होता है, यानी रूढ़ अर्थ होता है, जिनका प्रसिद्ध हो जाना एक अपने आप में ही प्रमुख होता है। जैसे पुस्तक, फूल, पेड़, घर, ये एक ऐसे शब्द है जो परंपरागत रूप से प्रसिद्ध हो चुके हैं, रूढ़ हो गए हैं, एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। यानी जैसे मान लीजिए घर शब्द हैं, उनको और छोटा किया जाए, यानी उस छोटी इकाई में बांटेंगे तो क्या बनेगा? घ प्लस र, 2 वर्ण सामने दिखेंगे, लेकिन घ अपने आप में कोई अर्थ लेकर नहीं आएगा और र भी अर्थ प्रकट नहीं करेगा। तो इनके अगर टुकड़े कर दिए जाए तो ये अपने अर्थ को नहीं निकाल सकते। लेकिन इन दोनों वर्ण को मिलाकर जो शब्द निर्माण हुआ है वो रूढ़ इसलिए है क्योंकि ये एक ही अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे रूढ़ शब्द। जैसे यहाँ देखे हमने घर, फूल, पेड़, पशु, पुस्तक, तो ये सारे शब्द क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं, यानी इनका यह अपना मूल शब्द है, मेन वर्ब जिसे कहते हैं हम। तो अर्थात इसकी रचना किसी न किसी शब्द के योग से नहीं हुई है, वर्णों के योग से हुई है, इसमें कोई और शब्द नहीं जुड़ा है। उपयुक्त शब्द में घ और र ये दोनों वर्ण हैं। ऐसे ही पेड़ शब्द प प्लस ए प्लस ड प्लस अ, यानी 4 वर्णों के मेल से बना है, जिसमें व्यंजन और स्वर दोनों ही हैं। यानी कहा जाए कि पे और ड वर्ण के मेल से बना है पेड़। फूल किससे मिलकर बना है? फू और ल के योग से बना है। ऐसे ही पुस्तक शब्द में पुस प्लस तक, इन दोनों वर्णों के योग से बना है पुस्तक शब्द। तो हम इनको अगर और तोड़ना चाहे तो इसके टुकड़े नहीं कर सकते, अगर टुकड़े किए भी जाएंगे तो वो अपने आप में अर्थ लेकर नहीं आएगा। तो रूढ़ शब्द समझ गए, ये परंपरागत एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, इनको तोड़ने पे कोई और अर्थ नहीं निकलता। अब दूसरा आता है यौगिक शब्द। ये वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दांशों या शब्दों के योग से बनता है, क्योंकि इन शब्दों का जब हम खंडन करेंगे, यानी हम इनको तोड़ेंगे और ये जब 2 भागों में डिवाइड होंगे तो हम उन दोनों को, उनके मीनिंग को जान सकते हैं। या तो वो शब्दांश बन सकता है या वो शब्द बन सकता है, तो कोई न कोई वो अर्थ को प्रकट अवश्य करेगा। तो जब उन दोनों के अर्थ निकल आएंगे तो हम उसको कहेंगे यौगिक शब्द, और जिनके टुकड़े करने पर भी टुकड़ों का कोई अर्थ निकलता है यौगिक शब्द कहलाता है। इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, क्योंकि जब इन योग यानी जोड़, जिनको जोड़ा जाता है, तो शब्द को भी जोड़ सकते हैं और शब्दांश और मूल शब्द को भी जोड़ सकते हैं। जैसे 2 शब्द हैं यहाँ पर, एक है राष्ट्र और दूसरा है पति, तो 2 शब्द अलग अलग हैं, इसका अलग मीनिंग है और इसका अलग मीनिंग है, लेकिन दोनों ही शब्द अगर हम जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है, वो है राष्ट्रपति। तो तीसरा अर्थ यहाँ निकला है राष्ट्रपति का। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति एक यौगिक शब्द है, क्योंकि इसको तोड़ने पर जो अलग अलग शब्द बनेंगे उनका अपना मीनिंग अलग होता है। ऐसे ही उदाहरण देखो, पाठशाला,
तो पाठशाला में एक शब्द है पाठ और दूसरा शब्द है शाला, तो इसलिए बन गया पाठशाला। तो हम तोड़ने पर इसके अर्थ को निकाल सकते हैं। जैसे रसोई घर में रसोई प्लस घर, रसोई घर, और गुड़ सवार को तोड़ा जाए वर्ड को तो क्या बनेगा, गुड़ प्लस सवार। ऐसे ही एक और उदाहरण है ईमानदार, तो कोशिश करो इसको तोड़ने की, क्या बनेगा, ईमान अलग हो जाएगा और दार प्रत्यय जो पीछे जुड़ा है शब्दांश वो अलग हो जाएगा। निर्धन में क्या हो जाएगा, निर जो है उपसर्ग है यानी आगे वाला शब्दांश है और मूल शब्द धन है तो बन जाएगा निर्धन। ऐसे ही अनपढ़ में अन उपसर्ग है यानी शब्दांश है और पढ़ मूल शब्द है तो बन जाएगा अनपढ़। तो हमने क्या देखा, यौगिक शब्द में या तो शब्दांश और शब्द जुड़कर बनेगा या दोनों ही शब्द अलग अलग होंगे वो जुड़कर बन सकते हैं, उनका अपना अर्थ होता है। तो ये जितने भी उदाहरण देखे हैं उनमें हमने ये बात समझ ली है कि जब उनको तोड़ा जाए तो उनका अर्थ अवश्य निकलता है, और अर्थ होता है मतलब अपना खुद का मूल शब्द होता है और उनको जोड़ने से एक नया अर्थ बनेगा, नया शब्द बनेगा। तो ये यौगिक शब्द थे। और अब हम देख रहे हैं इसका तीसरा प्रकार, वो है योग रूढ़। क्या नाम है इसका, योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी यानी दो अलग अलग शब्द या शब्दांश है उन अलग अलग होते हुए भी उनको जोड़ा जाए, योग किया जाए, यौगिक किया जाए, पर उनके मूल अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। कहने का अर्थ, जैसे हमने पहला शब्द देखा रूढ़, तो उनका अपना खुद का अर्थ है, उसको जब तोड़ेंगे तो कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा, कोई वर्ड बनेगा भी नहीं, उसको खंडित भी नहीं कर सकते। तो रूढ़ इसमें है, एक विशेष बात रूढ़ होने की है, दूसरी विशेष बात यौगिक से लेंगे यानी उनको जोड़ने की है। तो ये दोनों ही इकट्ठे रूप में रूढ़ भी है और यौगिक वाला भी गुण है, इसीलिए इसका नाम बन गया है योग रूढ़। क्या बन गया है, योग रूढ़, क्योंकि इसमें यौगिक भी है, जोड़ भी हुआ है, लेकिन अपने मूल अर्थ से वो भिन्न किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए जलज शब्द है, तो एक इसका मूल शब्द है जल यानी पानी, और ज यानी उसमें जन्म लेने वाला, उसमें उत्पन्न होने वाला। तो पानी और जन्म लेने वाला दो शब्द अलग अलग है, दोनों का अपना अर्थ है। तो यौगिक यहाँ हम समझ सकते हैं क्योंकि इसके खंड करने पर दोनों के अर्थ होते हैं। अब जब हमने जोड़ा तो वर्ड बना है जलज, इसका तीसरा एक विशेष अर्थ निकला है कमल का फूल, क्योंकि कमल का ही पर्यायवाची बनता है जलज। तो हम योग रूढ़ में उन शब्दों को लेंगे जो किसी अन्य या किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे चारपाई, तो इसको खंडन करके देखेंगे, इसका विच्छेद करते हुए देखेंगे कि चार है पाई जिसके अर्थात खटिया, या चारपाई जिसको हम यूज करते हैं सोने के लिए, तो वो चारपाई जिसको पलंग कहते हैं, तो वो यहाँ पर इसके विशेष अर्थ को प्रकट करेगा, इसीलिए ये शब्द क्या बनेगा, योग रूढ़ बनेगा। ऐसे ही एक और शब्द है हिमालय, हिम का आलय, हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर, और घर और बर्फ मिलकर ऐसा कॉम्बिनेशन बना है जिसका एक नया अर्थ मिला है। क्या बना है, हिम का आलय, यानी वो पहाड़ की चोटियाँ, आलय जहाँ पर बर्फ से ढकी हो, तो वो बन जाएगा हिमालय। और हिमालय शब्द तीसरे विशेष अर्थ को प्रकट करेगा, इसीलिए हम इसे योग रूढ़ कहेंगे। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अब तीसरा अर्थ आप खुद बताओ क्या होगा, अर्थात किसका नीलाकंठ होता है, या नीलकंठ किसको कहते हैं, हाँ शिव जी को कहते हैं। तो नीलकंठ विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, ये भी योग रूढ़ हो जाएगा। पीताम्बर में देखो, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु भगवान या श्री कृष्ण जिन्हें कहते हैं, तो उनके वस्त्र पीले धारण वो करते हैं, तो उनका नाम है पीताम्बर, तो हम उन्हीं को उनके इस नाम से जानते हैं। तो ये एक विशेष अर्थ को प्रकट करेगा। वैसे ही घर वाला, घर के पीछे वाला प्रत्यय जुड़ा है, तो ये भी नया शब्द बना है घर वाला, जो कि विशेष अर्थ को प्रकट करेगा। तो योग रूढ़ में मुख्यतः हम बहुव्रीहि समास के शब्दों को देखते हैं, ठीक है, समास, क्योंकि इसमें किसी तीसरे अन्य विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। तो उम्मीद यहाँ देखते हैं, यहाँ कौन सी बात कही गई है। यहाँ कहा गया है नीलकंठ, पीताम्बर और घर वाला, ये इसी प्रकार के शब्द है जो यौगिक होते हुए भी क्या हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं, योग रूढ़ हो गए हैं।
विशेष अर्थ को प्रकट करे, इसलिए रूढ़ हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आया। कौन कौन से? एक तो है योग रूढ़, यौगिक, और तीसरा है रूढ़, जिसको हम पहले पॉइंट पे पढ़ चुके हैं। तो ये उम्मीद है बच्चों आपको ये सेकंड भाग जो हमने पढ़ा है अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे हम इस चैप्टर को पूरा करने के लिए अगले भाग में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।